हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, हम लोग पीटी 365 कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग चौथे पिलर पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के जुडिशरी सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जुडिशरी सेक्शन का, वो है रूल ऑफ लॉ। इस वाले आर्टिकल में उतनी बढ़िया चीज़ें नहीं दी गई हैं जितनी बढ़िया चीज़ें लक्ष्मीकांत में है। तो हम लोग इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो निकाल के लक्ष्मीकांत में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जो चर्चा थी वो क्यों न्यूज़पेपर्स में थी? क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर एक टिप्पणी दिया, एक बयान दिया, और उन्होंने कहा कि विधि का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है। ठीक है, स्टोरी ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ये उन्होंने टर्म यूज़ किया। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हो इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या महत्व है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करना, जो इंश्योर करना सोशल जस्टिस को, प्रिजर्व करना डेमोक्रेसी को, और जो आर्बिट्री यूज है पावर का उसको रोकना, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, ये भी काम है रूल ऑफ लॉ का। देखिए, विधि का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ है, उसको ए बी डाइसी साहब ने बहुत डिटेल से समझाया है। ए बी डाइसी साहब का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन का मूल जो है सिद्धांत है। यानी कि विधि के समक्ष समता जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, यही विधि के शासन का मूल उद्देश्य है। कानून के सामने सब बराबर हैं, यही विधि के शासन का मूल उद्देश्य है। मतलब किसी भी प्रकार की आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी, किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा, यही मेन उद्देश्य है रूल ऑफ लॉ का। इन्होंने तीन बातें बताई रूल ऑफ लॉ के बारे में। पहली बातें बताई कि इच्छाधीन शक्तियां, ठीक है, आर्बिट्ररी पावर्स, इसकी अनुपस्थिति होती है जहां रूल ऑफ लॉ होता है। ठीक है, आर्बिट्ररी पावर नहीं होंगी जहां पर रूल ऑफ लॉ होगा, पहली बात। दूसरी बात, विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लॉ से ऊपर कोई भी इंसान नहीं है। ये दूसरी बात उन्होंने बताई, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, ठीक है, सरकारी है या प्राइवेट है, अधिकारी या गैर अधिकारी है, सब कानून के सामने बराबर होंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। तीसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई, उन्होंने कहा कि जो संविधान है ना, ये व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, अधिकारों का यानी राइट्स का, इंडिविजुअल राइट्स का रिजल्ट है। ठीक है, ना कि व्यक्तिगत राइट्स का सोर्स है, इंडिविजुअल राइट का सोर्स नहीं है। इन्होंने कहा कि संविधान जो है ये व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल राइट्स का परिणाम है, ना कि इंडिविजुअल राइट्स का सोर्स है। ये तीन बातें इन्होंने बताई डाइसी साहब ने। अब ध्यान दीजिए, जो तीसरा बात है, क्या भारत के संविधान के संदर्भ में लागू होता है? क्या भारत का संविधान इंडिविजुअल राइट का सोर्स है कि नहीं है, बताइए। जाहिर सी बात है, इंडिया में जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसका सोर्स भी हमारा संविधान है। तो भारत के संदर्भ में डाइसी साहब का ये तीसरा बात लागू नहीं होता है, ऊपर के दोनों बात लागू होते हैं डाइसी साहब के ने जो बातें कही हैं वो। अब देखो, आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में दो बातें हैं। पहली बात तो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये कहाँ का मूल कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ब्रिटिश, ये बेसिकली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कॉन्सेप्ट है अमेरिका का। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो ये बातें करी गई हैं, संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी इसको जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था और कहा कि जो आर्टिकल 14 है ना, इसके अंतर्गत जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, यही संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल तत्व है। इसलिए किसी भी तरह से संशोधन करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है।
रूल ऑफ लॉ को समाप्त नहीं किया जा सकता है, कितना भी आप संशोधन कर दीजिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इक्वलिटी बिफोर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और जो हमारे गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं, उनको बहुत सारा छूट मिला होता है, जिससे राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो भी काम करते हैं उसके लिए न्यायपालिका में किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होते हैं। उसके अलावा उनकी पदावधि के दौरान, जब तक उनका टाइम पीरियड होता है जिस दौरान अपने पद पर रहते हैं, कोई भी दंडात्मक या जो पनिशेबल जो है कार्यवाही नहीं करी जा सकती है इनके खिलाफ। उसके अलावा इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, ना इनके खिलाफ कोई भी न्यायपालिका में कार्यवाही किया जा सकता है। तो ये 361 आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को इससे छूट मिला हुआ है। अपवाद तो है ही है, विधि के शासन का अपवाद है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 105 संसद में जो संसद सदस्य हैं उनको भी बहुत सारा छूट देते हैं कि जब वो सदन में बोल रहे हों या कोई कार्यक्रम कर रहे हों, कोई क्रियाकलाप कर रहे हों, तो उनको वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे वो जुडिशरी में। इसी प्रकार 194 आर्टिकल 194 ये 194 किससे है? विधानसभा से रिलेटेड है कि उसके जो जो एमएलए हैं वो कोई काम करें उसके लिए न्यायपालिका में जिम्मेवार नहीं होंगे। उसके अलावा विदेशी जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके ऊपर वो दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसी से जुड़े हुए जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको भी छूट प्रोवाइड की गई है इसके तहत, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग छूट प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात रूल ऑफ लॉ की? इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप कि इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा जो और बातें करी गई हैं उसमें बहुत खासी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे लिया हुआ है 3 प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्लिट। लीगल स्प्लिट का प्रीडोमिनेंस होगा, ठीक है। संविधान विधिक न्यायालयों द्वारा प्रभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकारों का ही परिणाम है। तो ये एक बात कही गई है यहाँ पर, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, और जो है जितना भी कानून में लिखा होगा उतना ही आपको जो है दंडित किया जाएगा, उतना ही पनिश किया जाएगा। नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टेंट ब्रीच ऑफ लॉ। कानून का उल्लंघन किए बिना किसी को जो है दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तभी दंडित किया जाएगा किसी को, वैसे किसी को पनिश नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। विधि की सर्वोच्चता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, ये बात कही गई है, ठीक है। अब एक यहाँ पे दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाई लॉ, ठीक है। विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, बहुत सिंपल है दोनों को समझना। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन होगा, जो कानून बनाए गए हैं उसी के हिसाब से शासन होगा। यानी कि ये मेजर काम है रूल ऑफ लॉ का। जो सर्वोच्च जो सुप्रीम लॉ फॉर्मिंग एजेंसी है वो अपना पावर अनलिमिटेड तरीके से ना यूज़ करे, ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ना यूज़ करे। उस पर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, ठीक है। रूल बाई लॉ मतलब जो कानून बना है उसी के तहत आप शासन कीजिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा पटक आप शासन कीजिए। आपका जब मन किया तब आपने संविधान चेंज कर दिया, जब मन किया तब आपने कुछ भी कर दिया। तो रूल बाई लॉ, जो कानून बना है उसी के हिसाब से शासन कीजिए, उसके अलावा किसी भी आधार पर शासन नहीं कीजिए, ठीक है। जैसे रूल बाई लॉ का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि कानून के द्वारा ही शासन होगा। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे जो साउथ अफ्रीका था ना, साउथ अफ्रीका में जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव चलता था, रंग भेद को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पर विरोध चलता था। तो कानून बनाया गया कि रंग भेद के खिलाफ आप पे कार्यवाही की जाएगी अगर आप रंग भेद करते हैं तो विधि द्वारा क्या करा गया, विधि द्वारा एक नियम बनाया गया, क्या कि आप रंगभेद करेंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो अब रूल बनाया गया कि हाँ भाई कार्यवाही होगी, तो अगर वो कोई रूल नहीं फॉलो करेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी। तो रूल बाई लॉ कि भाई जो लॉ बन गया है उसी के हिसाब से कानून, उसी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। उसके अतिरिक्त आप कुछ करेंगे तो आपको आपके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी। ये होता है रूल बाई लॉ।
अब की प्रिंसिपल जो कि रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, कुछ प्रमुख सिद्धांत जो कि रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको डिस्कस करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लक्ष्मीकांत के पॉइंट डिस्कस कीजिए। जैसे कि लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल, जो कानून है वो बहुत क्लियर और एक्सेसिबल होना चाहिए, एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं होना, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, जो एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, उसके अलावा सिंपल होनी चाहिए, उसके अलावा सब तक पहुंच होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, एक्सेस होना, इक्वल एक्सेस होना चाहिए रूल ऑफ लॉ का, राइट टू पार्टिसिपेशन होना चाहिए कानून बनाने में, उसके अलावा जुडिशरी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा एक और बात लिखी गई है इस इन्फोग्राफिक्स में जो कि भी मुझे बहुत काम की तो नहीं लगी। जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि विधि का शासन बताया, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पहला पॉइंट तो हमने क्लियर किया। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पता ही आपको, आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है जुडिशियल लॉ, ये वाला आप पॉइंट याद कर सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से आता है, जुडिशियल रिव्यू जो आता है आर्टिकल 13 से आता है, 13वें आर्टिकल से आता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14। 21 21 क्या बात करता है, आर्बिट्री एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन, कि कुछ भी उठापटक लागू मत कर दीजिए, आर्बिट्री एक्शन, मनचाहा असीमित पावर आपको नहीं दिया जाएगा, 21 कहता है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव के बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा बैलेंस बनाने के लिए, आर्टिकल 50, ठीक है। तो ये आर्टिकल, उसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करते हैं। अब अगली जो न्यूज़ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आइए देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अनुसार कोई भी कानून की अवमानना के लिए सजा देने के लिए न्यायालय की शक्ति को छीन नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट टेक अवे कोर्ट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट अगर कोई करता है, कोर्ट की अवहेलना करता है, तो उसको पनिश करने का पावर कोई भी छीन नहीं सकता है कि सरकार सोचे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हटा देते हैं, नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हटा सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 129। आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 142 का सब क्लॉज 2 कहता है कि देखो, कोई भी सरकार लेजिस्लेटिव लॉज के थ्रू ये प्रोविज़न नहीं कर सकती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट दंडित ना कर पाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर जो है किसी प्रकार से कोर्ट की शक्ति को ना तो कम किया जा सकता है ना ही छीना जा सकता है। ये आर्टिकल 142 कहता है कि ना कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को कोर्ट से ना तो छीना जा सकता है, ना कोर्ट की पावर को कम किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में जो पनिश करती है कोर्ट उसको लेके। कोई भी विधानसभा, कोई भी विधायी अधिनियम ऐसा नहीं कर सकता है जो कोर्ट की इस पावर को कम करता हो या छीनता हो, आर्टिकल 142 का सब क्लॉज 2 कहता है। आर्टिकल 129 भी इसी से रिलेटेड है और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल एक आर्टिकल है आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 एंड आर्टिकल 129, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को राय पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने पे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का के लिए पनिश करने का पावर कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 129 और 215। 215 किसके लिए, हाई कोर्ट्स के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 129, ठीक है। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, आर्टिकल 261 के बारे में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो जुडिशियल प्रोसीजिंग होगी, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसमें फुल फेथ रखिए और उसमें पूरी मान्यता, उनकी पूरी मान्यता दी जाएगी कि जो भी जुडिशियल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनमें पूरा सरकार का पूरा विश्वास है, लोगों का पूरा विश्वास है और पूरी की पूरी मान्यता जो है, जो भी कोर्ट कार्यवाही करता है उसको पूरी तरीके से वैलिडिटी प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए कोर्ट के किसी भी आदेश का अवहेलना नहीं किया जाता है। थोड़ा सा लेट हो जाता है इम्प्लीमेंट करने में पुलिस रीजन और बहुत सारे रीजन में, लेकिन आर्टिकल 261 के कारण से कभी भी कोर्ट के कार्यवाही, कोर्ट के ऑर्डर को
अवहेलित नहीं किया जाता है, उसका अवहेलना नहीं होता है, क्योंकि उसकी कार्यवाही में पूरा विश्वास होता है और उसकी कार्यवाही को पूरी मान्यता प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 261 के तहत। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये देखो बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फंडामेंटल राइट्स पर, फ्रीडम पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 है। 42 हमने देख ही लिया। उसके अलावा एक और एक्ट आया हुआ था। ठीक है, ये अगर हम लोग लीगल प्रोविज़न की बात करें तो एक एक्ट आया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें बहुत सारी बातें करी गई हैं कि 6 महीने तक का आपको जेल करेंगे, 2000 रुपये फ़ाइन करेंगे और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सेप्शंस क्या है, वो ये है कि भाई अगर किसी को रिपोर्टिंग करनी है जुडिशियल प्रोसीजिंग के, जैसे होते रहता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट अभी कार्यवाही चल रही है। ठीक है, तो उसमें फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग अगर कीजिएगा तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, न्याय की योग्यता। ठीक है, मेरिट ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट आई है उसकी मेरिट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फेयर क्रिटिसाइज करिए, ये नहीं कि उठापटक कुछ भी, फेयर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में अगर आपको सच सामने लाना है तो भी आप जुडिशियल प्रोसीजर्स को जो है क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ये भी कंटेम्प्ट के तहत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत वेग है, हालांकि इसको तो इतना नहीं क्या, किसको चाहे तो कोर्ट कर दे, किसको ना चाहे तो ना करे, वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट वाला ये पॉइंट 2006 में अमेंड करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एक्सेप्शन वाला। चलो, ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके। अगली जो न्यूज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में है, जजों की नियुक्ति के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अभी 9 जजों की अपॉइंटमेंट के लिए जो है अभी नाम रिकमेंड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉलेजियम कैसे काम करता है या जजों की नियुक्ति कैसे होती है। देखो, आर्टिकल 124 का सब क्लास 4 और माफ कीजिए यहाँ पे 124 का सब क्लास 2 और 217 कॉन्स्टिट्यूशन का 217 यानी 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 217 हाई कोर्ट और 124 सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके न्यायाधीश जो उनके जो जजेस होते हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद किसी को जब जिनको जो लगता है, उनको ज़रूरी समझता है, उनको जो है ये नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जिनसे उनको राष्ट्रपति को लगता है कि परामर्श करने लायक है, तो उनसे परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति जिनको आवश्यक समझता है उनकी नियुक्ति को जो है फाइनल स्टेज में पहुंचाता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति ही फाइनल नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। अब देखो, ये नियुक्ति जो हो रही है, जो अपॉइंटमेंट हो रही है, ये अपॉइंटमेंट इतनी ईजी नहीं हुई है। साल 1981, साल 1983 और साल 1998, इन सालों में सुप्रीम कोर्ट के में अपॉइंटमेंट के लेके बहुत सारे केसेस आए और उन केसेस का आउटकम रहा है कोलेजियम सिस्टम। इन 3 केसों जो 3 केस हुए, इन 3 केसों को जो है कहा जाता है 3 जजेस केसेस, जो कि 81, 93 और 98 में आया है। 3 जजेस केसेस में इवॉल्व हुआ एक कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है? कोलेजियम सिस्टम में एक कमेटी होती है सीजीआई के अंतर्गत। सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की जाती है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और 3 जो होते हैं मेंबर होते हैं हाई कोर्ट के। अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है तो 3 मेंबर्स हाई कोर्ट से लिए जाएंगे और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर से रिलेटेड फैसले लिए जाएंगे इस कोलेजियम के द्वारा। ठीक है, अब ये कोलेजियम जो है वो रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपॉइंटमेंट करें।
और जब ये कॉलेजियम किसी का नाम रिकमेंड करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो 3 से 4 हफ्तों में अपॉइंटमेंट कर दें। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कर सकती है कॉलेजियम को रिकमेंडेशन कि हाँ भैया जो आपने रिकमेंड किया है उनका नाम आपसे फिर से सोचिए। लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से वो सेंड कर देती है नामों को गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए बाध्य है कि वो अपॉइंटमेंट करें। अभी जो इन्फोग्राफिक्स है ये बात बताता है कि मेल एंड फीमेल जजेस का सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट में कितना अपॉइंटमेंट है। तो मेल का 72% है, 28% है लोअर कोर्ट्स में फीमेल का। ठीक है, ये लोअर कोर्ट की कहानी है। ये है हायर जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। 88% मेल है, 12% फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इसी से रिलेटेड और न्यूज़ की। देखो, अभी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया मेघालय हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट कैसे होता है? आर्टिकल 222 222 ये प्रावधान करता है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस का, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 222 एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र की बात करता है। और ऐसा इनिशिएशन जो होना चाहिए वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का सीजीआई के द्वारा किया जाना चाहिए। उनका ओपिनियन जो है एकदम डिटरमाइनिंग होगा। आपने अगर कुछ करना है ऐसा ट्रांसफ़र, तो सीजीआई का ओपिनियन डिटरमिनेटिव होगा कि हाँ वो जो है डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया ये जो है ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ कंसेंट ऑफ जज वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि जज की इच्छा है तो ट्रांसफ़र होगा, जज की इच्छा नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कंसेंट ऑफ जज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तीसरा है, चौथी जो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन नहीं करता है ग्राउंड और प्रोसीजर बाय विच पावर इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जो पावर है ऐसा ट्रांसफ़र का, ये प्रोसीजर जो बताया गया है ये संविधान में मेंशन नहीं है। 3 जजेस का केस आया था, उसमें ही ये प्रोसीजर को इवॉल्व किया गया था कि कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हाँ कुछ बातें ज़रूर बताई गई हैं, संविधान में नहीं बल्कि 3 जजेस केसेस में निकल के आई थी कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस कैन नॉट बी प्यूनिटिव मेजर्स, दंडात्मक उपाय नहीं होगा कि किसी को दंड स्वरूप ट्रांसफ़र कर दीजिए एक जगह से दूसरे जगह, ये नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में ही ट्रांसफ़र होगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में ही ट्रांसफ़र होगा। उसके अलावा जो है ये सब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से और सीजीआई के कंसल्टेशन के बाद, सीजीआई का से कंसल्ट कीजिए और प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही ट्रांसफ़र संभव है। ये 3 जजेस केसेस में बात निकल के आई थी। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। ये अगली न्यूज़ चर्चा में थी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रिपेयर कर रही है फ्रेश पुश टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, फॉर लोअर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी के लिए जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उसी प्रकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज स्टार्ट किया जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। देखो, वर्तमान समय में जो अपॉइंटमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस का वो पूरी तरीके से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। डोमेन है, स्टेट डोमेन है। ठीक है, तो आर्टिकल 233 एंड आर्टिकल 234 ये प्रावधान करता है कि राज्य सरकारों को पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करें, उसके लिए एग्ज़ाम लें और एग्ज़ाम लेके डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करें। जैसे यूपीएससी आईएएस का या जो भी आईआरएस आईपीएस सबका अपॉइंटमेंट करती है, तो उस प्रकार जजेस का अपॉइंटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सारा कुछ जैसे यूपी पीसीएस होता है उसी प्रकार यूपी जुडिशियल सर्विसेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार तो वो पूरी तरीके से स्टेट के अंतर्गत आता है, स्टेट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससीज एंड कंसर्न हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं और इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट जजेस का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा कोई यूपीएससी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ठीक है, अब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज पीसीएसजे का एग्जाम आपने सुना होगा, पीसीएसजे का एग्जाम होता है ना, उसी के थ्रू होता है ये सारी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब वही सब बात चल रही है कि हाँ करना चाहिए, यूपीएससी के तौर पे लाना चाहिए, सब मेंस का पॉइंट है, इसको डिस्कस करने लायक नहीं है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ इस बार विजन में ना इतने पॉइंट जो बहुत सारा मेंस के पॉइंट ठेल के रखा हुआ है इन्होंने। ओके,
14th लॉ कमीशन का रिपोर्ट 1958 में आया था, इन्होंने भी कहा कि रिफॉर्म कीजिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 अमेंड करता है आर्टिकल 312 में। 312 का पावर पार्ट 1 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो ऐसा कानून बनाए जिससे एक ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट हो जाए, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए पावर जो है पार्लियामेंट को कहाँ से मिलता है? पार्लियामेंट को ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए पावर मिलता है आर्टिकल 312, आर्टिकल 212 के तहत ही पावर मिलता है, आपने पढ़ा होगा। तो अभी एक स्टैंडिंग कमेटी भी आई थी 2006 में, उन्होंने कहा कि पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस कुछ भी काम का नहीं है, सब कुछ भी काम का नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़िए, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल्स में क्या है, अभी लोकसभा में एक बिल लेके आएगा, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट, रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 2021। ये अभी एक रिसेंटली पास किया गया पार्लियामेंट में, तो इसके चलते ये न्यूज़पेपर्स में था। तो थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाईलाइट क्या है इस एक्ट का? देखो हाईलाइट, सबसे पहले तो बात कुछ फैक्ट समझ लो ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स एक क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रशासनिक निकाय होती है, ना तो कोर्ट है, ना ही ये कोर्ट है, ना ही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे ये चलती है। पावर होता है एक सिविल कोर्ट का इसके पास, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए। इंसर्ट किया गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 321, 323A और 323B, ये दो इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। ये तो बात रही संवैधानिक बातों की। अब इस एक्ट में क्या बातें करी गई हैं, बात कर लेते हैं इसकी भी। देखो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए थे, जैसे सिनेमेटोग्राफी के लिए, कॉपीराइट एक्ट के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए, ठीक है। इसी प्रकार और बहुत सारे रजिस्ट्री के लिए, ट्रेडमार्क के लिए जो है, उसके अलावा सिविल एविएशन के लिए, सिविल एविएशन के तहत, ठीक है। ये सब एक्ट के तहत अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। तो ट्रिब्यूनल्स का काम कुछ नहीं है, खाली पीली बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि खाने पीने का लिए पैसा हम इनको काहे पे करें, सारे ट्रिब्यूनल्स को, जो भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल जो काम नहीं कर रहे हैं उनको मर्ज कर देते हैं। तो डिसॉल्व करके एक सिंगल जुडिशियल बॉडी जो कि एक ट्रिब्यूनल होगी, उसके तहत इनके सारे केसेस अब डील किए जाएंगे। कि सब लोग अलग अलग डील मत कीजिए, एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं, अगर केस है आपका तो ये लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारे एक्ट थे जिसको बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, इसको भी जो है क्या किया गया है, 4 साल कर दिया गया है, 4 years। ट्रिब्यूनल्स द टेन्योर विल बी 4 years, ठीक है। टेन्योर कितना होगा, 4 साल का होगा, ठीक है। और जो चेयरमैन होंगे उनका एज कितना होगा, 70 साल होगा, 70 years। और जो मेंबर्स होंगे 67 years के होंगे, उससे ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं। इससे पहले भी हाई कोर्ट द्वारा जो फाइनेंस एक्ट 2017 था, उसको जो है डिसॉल्व कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्या किया गया था, क्यों किया गया था ऐसा डिसॉल्व? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या किया गया था कि 4 सालों के लिए जो टेनर था, जो अवधि थी, वो 4 साल कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार दे दिया था, ठीक है। उसके अलावा एक्ट के हिसाब से अगर किसी को ट्रिब्यूनल का मेंबर बनना है तो उसका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 50 साल। 50 साल से कम व्यक्ति को जो है इसके तहत सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, और मैक्सिमम 70 और 67। तो ये बात है। अब बात कर लेते हैं अगली, मीडिएशन एक्ट, मध्यस्थता विधेयक 2021 अभी राज्यसभा में पेश किया गया था, और अभी जो है कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। तो एक्ट में क्या बातें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एडीआर क्या चीज़ होता है, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एडीआर, जीडीआर, वो भी आपको समझना चाहिए।
हालांकि यहाँ पे जो ADR की बात की गई है ये कुछ और चीज़ है। इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें करी गई हैं जो बिल्कुल भी हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं। और चाहूँ तो मैं पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ देता हूँ। की फीचर्स क्या हैं? एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित करेंगे, मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मेडिटेशन एंड सेटलमेंट स्टार्ट करेंगे, ड्यू रिकॉग्निशन टू ऑनलाइन मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नलसा के बारे में दिया हुआ है। नलसा को पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नलसा का गठन कब किया गया था? नलसा का गठन किया गया था 1987 में। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी वीकर सेक्शंस को लोक अदालत के थ्रू, ठीक है। 76 में गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया एक आर्टिकल संविधान में, आर्टिकल 39A, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो स्टेट को से कहता है कि प्रोवाइड करें फ्री लीगल एड और सूटेबल बाय द सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम। तो उसी के बाद जो है 87 में, 76 में ये आया था, उसके बाद 87 में क्या कर दिया गया? नलसा बना दिया गया। लोक अदालत के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कुछ चीज़। लोक अदालत ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है, एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहाँ पर मुकदमे से पहले लेवल पर जो है मामलों को निपटाया जाता है। मुकदमे से पहले लेवल पर प्री लिटिगेशन स्टेज पर जो है मुकदमों को जो है निपटाया जाता है। पेंडिंग जो केसेस होते हैं कोर्ट के, उनको भी निपटाया जा सकता है यहाँ पर। और इसको एक जो ये लोक अदालत है, ये नलसा के तहत इनको कानूनी दर्जा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कानूनी दर्जा प्रोवाइड किया गया है, सांविधिक दर्जा प्रोवाइड किया गया है, स्टेट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है इसके तहत, ठीक है। उसके अलावा इसके जो फैसले होते हैं, लोक अदालत के जो फैसले होते हैं, ये एक सिविल कोर्ट के फैसले होते हैं, फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं सभी पार्टीज़ पे, ठीक है, बाइंडिंग होते हैं, फाइनल होते हैं सभी पार्टीज़ के। बाद में आप अपील करते रहिए जितना मर्जी उतना कीजिए, लेकिन इसके फैसले फाइनल और बाइंडिंग होते हैं, दोनों पक्ष के मानना पड़ेगा अगर आप लोक अदालत में जाएंगे तो, ठीक है। कोई भी पैसा नहीं पे करना होता है लोक अदालत में, अगर आप जाते हैं तो निःशुल्क होता है, ठीक है, कोर्ट की फ़ी पे नहीं करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा लोक अदालत को गुण दोष के आधार पर किसी मामले का निर्णय देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है, ठीक है। नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड मैटर ऑन मेरिट, ठीक है, मेरिट डिसाइड करने का पावर जो है लोक अदालत को नहीं होता है, ठीक है, ओके। अगर ये कंप्रोमाइज़ होता है, फेल होता है, फिर अपर कोर्ट में भेजेगी लोक अदालत और ये चीज़ें चलती चली जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन, इसको जिसको जाना जाता है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन, इसको भारत सरकार ने लागू कर दिया है, ठीक है, मेडिएशन पे, मध्यस्थता पे। जुलाई 2019 में भारत ने इस पे साइन किया और मंजूरी दे दी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं सिंगापुर के नाम से, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और तो इसमें कुछ मुझे खास फैक्ट दिखाई नहीं देता है जो हम डिस्कस करें यहाँ पे। मूव करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे, जिसका नाम है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इसको लेकर एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाए जाने का आह्वान किया है चीफ जस्टिस ने, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया है कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएंगे, ठीक है। तो ये किस मॉडल पे काम करेगा? ये नलसा के मॉडल पे बिल्कुल काम करेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नलसा डिस्कस हमने कर लिया है, जब बनेगा तब देखा जाएगा क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या स्टेप लिए गए हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है ई कोर्ट मिशन लाया गया है, स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स FTSC लाया गया है। उसके अलावा ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। उसके अलावा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स स्टार्ट किया गया है, एक्सेस और डेटा प्रिपेयर्डनेस का। तो ये 4 चीज़ें करी गई हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके।
अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं सब यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी। जुडिशरी की फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़, जैसे कि सबसे पहली बात दिया गया है कि जो इसका जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट की गई, इसका जो मेजर एम है वो सभी राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए जुडिशियल बिल्डिंग्स, जुडिशियल और जो आवास है उसको उसका निर्माण जो है राज्य सरकार की सहायता से करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 2021 से 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है कि हाँ ये सब सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो है ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है इसको और मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे, ये बात इसमें कही गई है। ये सब कुछ भी इतना काम का पॉइंट है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ, ग्राम न्यायालय कब आया था, जो इस्टेब्लिश कब किया गया, विलेज कोर्ट या ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट के लिए आया था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। 2008 में ग्राम न्यायालय एक्ट आया था जिससे रूरल एरिया में जो ईजिली जस्टिस को पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। उसके अलावा जो डिले होता है जस्टिस में उसको कम करने के लिए NMJDLR सेट किया गया था 2011 में। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन होंगे या पैट्रन इन चीफ कौन होंगे, तो CJI ही पैट्रन इन चीफ होंगे, ठीक है। NJIAI का, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो उसके मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी इसके मेंबर होंगे। तो ये पॉइंट आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है भाई, लाइव स्ट्रीम ऑफ द कोर्ट केसेस, लाइव स्ट्रीम ऑफ द कोर्ट केसेस ये एक चर्चा में था। तो कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया है अपना ड्राफ्ट मॉडल रूल फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्डिंग के लिए ये एक न्यूज़पेपर्स में था। कहानी कब स्टार्ट हुई लाइव स्ट्रीमिंग की, एक केस आया था स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2018 का केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है कोर्ट के प्रोसीडिंग का, इसी केस में कहा गया। यानी कि अपनी अनुमति जो है स्वप्निल त्रिपाठी केस 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसके बाद से लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब ये कौन सा आर्टिकल के तहत आता है लाइव स्ट्रीमिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आर्टिकल 21 राइट टू एक्सेस जस्टिस, अंडर आर्टिकल 21 इसी के तहत लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। लाइव स्ट्रीमिंग जो प्रोसीडिंग्स है वो पार्ट है आर्टिकल 21 राइट टू एक्सेस जस्टिस। उसके अलावा पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग एक एस्पेक्ट है आर्टिकल 2129 का, ठीक है, जिसमें कोर्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, एज पर विच सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। आर्टिकल 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण से इसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको पब्लिश किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, आर्टिकल 2129 कहता है ये बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। कुछ हाई कोर्ट जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ था टेलीकास्ट, ये बात समझना है। उसके अलावा जो ड्राफ्ट रूल आया है उसमें क्या कहा गया है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको आप लाइव नहीं करें, जैसे कि शादी विवाह से संबंधित, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, जेंडर वायलेंस से रिलेटेड, ये सारे केसेस लाइव स्ट्रीम नहीं होंगे। उसके अलावा डिले कितने होगा, 10 मिनट का डिले होगा स्ट्रीमिंग में, दियर शैल बी अ डिले ऑफ 10 मिनट इन स्ट्रीमिंग, 10 मिनट का डिले होगा स्ट्रीमिंग में। उसके अलावा अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लीगल सर्विस ये पनिशेबल होगा, और इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भागीदार होगा वो इंसान जो अनऑथराइज्ड यूज़ करेगा इसका। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में है। उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया गया था जुडिशरी के द्वारा जिससे बहुत इफ़िशियंट तरीके से एक्सेस किया जा सके
सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का। इसके लिए सुपास, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी। सुपास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो कलेक्ट करता है रिलेवेंट फैक्ट को और लॉज को और उनको अवेलेबल करवाता है जजेस के लिए। उसके अलावा सुआस, सुआस क्या चीज़ है? एक न्यूट्रल ट्रांसलेटर है, एआई बेस्ड फॉर ट्रांसलेटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेगा। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट, ये पूरे इंडियन जुडिशरी को ई कोर्ट माध्यम में ट्रांसफ़र करने का काम करने का जो है बीड़ा उठा के रखा है ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट। उसके अलावा फास्टर आया था, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज़ को जो है एक जगह से दूसरे जगह बेल वगैरह कराने के लिए, खासकर बेल के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कराया जाए। ये नहीं कि हार्ड कॉपी जब आएगा तभी बेल मिलेगा, नहीं, सॉफ्ट कॉपी ही ईजिली एक जेल से दूसरे जेल में पहुंचाया जा सके या कोर्ट से जेल में पहुंचाया जा सके, सारी डिटेल पहुंचाई जा सके ईजिली कोर्ट से जेलों में, ताकि जो कैदी हैं उनको ईजी एक्सेस हो सके, जल्दी एक्सेस हो सके। इसके लिए फास्टर सर्विस प्रोवाइड की गई थी जो है कोर्ट के द्वारा। तो ये बात हो गई डन हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, ठीक है। आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बचे हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, नीचे आपको एक टेक्स्ट चल रहा होगा। अगर आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।